किसी ने P&L अकाउंट बनाया क्या 24 का? बनाया? क्या नेट प्रॉफिट आया? 17,000 ये नेट प्रॉफिट है। और जीपी कितना आया? 2625। बैलेंस शीट की टोटल 44,400। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। हाँ वो ट्रेन कैंसिल हो गई। तो 2 दिन आनंद ले लिया आपने बारिश का? सबके साथ हो जाएगी। क्यों मैं कल आया इधर सब चेक किया कौन से वीडियो डालूं नहीं डालूं, और आज बारिश होती तो आज बैठ के रिकॉर्डिंग करता खुद, फिर भेजता एडवांस अकाउंट्स। हाँ क्वेश्चन नंबर 25। An Indian company has a branch at Washington. Its trial balance on 30th September 19 is as follows. हाँ इंडियन कंपनी है, ब्रांच वॉशिंगटन में है। हाँ कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हेड ऑफिस यूएस में था, ब्रांच इंडिया में थी। आईएनआर को अपन ने यूएस में कन्वर्ट किया, अब यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करना है। सो प्लांट एंड मशीनरी, हाँ बोलते जाइए भाई कौन सा एक्सचेंज रेट लगेगा? नॉन मॉनेटरी है, डेट ऑफ एक्विजिशन। फर्नीचर फिक्सर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ठीक है। परचेज ये पूरे साल भर का होता है। एवरेज सेल्स, एवरेज गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, इस पे कोई रेट नहीं लगेगी, एक्चुअल्स जो हेड ऑफिस ने भेजा उसी वैल्यू पर। वेजेस एवरेज, कैरेज इनवर्ड्स एवरेज, सैलरी एवरेज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एवरेज, इंश्योरेंस एवरेज, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज, हेड ऑफिस अकाउंट ये भी एक्चुअल पे कन्वर्ट होगा। डेटर्स क्लोजिंग रेट, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, कैश एट बैंक, हाँ मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी है, क्लोजिंग, कैश इन एंड क्लोजिंग। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। वेजेस आउटस्टैंडिंग $1,000, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन फर्नीचर एट 10%, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच फॉर 39,40,000 रुपीज़। तो जो ब्रांच को $80,000 का मिला है उसकी रुपी वैल्यू हो गई 3940। हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ ₹43 लाख ड्यू फ्रॉम ब्रांच। हाँ जी, तो ब्रांच के बुक्स में जो हेड ऑफिस अकाउंट है उधर हेड ऑफिस कितना कह रहा है? 43 लाख एक्चुअल। स्टॉक 30 सितंबर क्लोजिंग स्टॉक $52,000 था। हाँ क्लोजिंग स्टॉक पे कौन सी रेट लगेगी? क्लोजिंग। देयर वॉज नो इन ट्रांजिट आइटम्स इधर एट स्टार्ट और एंड ऑफ द ईयर। हाँ तो ट्रांजिट वाला कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट टैलीड है। On September 118, when the fixed assets were purchased, the rate of exchange was ₹38 to $1. तो फिक्स्ड एसेट के लिए 38 वाली काम आ जाएगी। On October 118, beginning of the year, rate was 39. September 30th, year end 41. Average rate 40. You are asked to prepare the trial balance incorporating, underline करिएगा, adjustments given under 1 to 4 above, converting dollars into rupees. Question says ट्रायल बैलेंस वापस से बनाइए और उसमें क्या करिए, जो एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करना है। ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करने का मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या था? वेजेस आउटस्टैंडिंग। हाँ ये अभी तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। क्वेश्चन कह रहा है जब आप इसको डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाओ, या आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर चाहिए। हाँ तो अंदर डालने का मतलब क्या करना पड़ेगा? एंट्री वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। इफेक्ट क्या होगा? वेजेस बढ़ जाएगी और एक आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और आ जाएगा। तो मतलब ये करने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस को क्या करना है? कन्वर्ट। सेम वे डेप्रीशिएशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, क्वेश्चन कह रहा है ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर चाहिए। तो अंदर चाहिए मतलब एंट्री करनी होगी, कौन सी? डेप्रीशिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। इसका इफेक्ट क्या होगा?
फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खुलेगा और उसके बाद कन्वर्जन करना है। थर्ड फोर्थ क्या था भाई? अच्छा वो तो हेड ऑफिस की वैल्यूज़ है, वो तो खैर अपने आप यूज़ होती है। हाँ 1 से 4 तक का ही बोला है, 5वां नहीं बोला है। क्लोजिंग स्टॉक का भी बोलता तो क्या करते भाई? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ला सकते हैं क्या? फिर ओपनिंग स्टॉक परचेज के बजाय हम क्या लिख देते हैं? एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और साथ में क्लोजिंग स्टॉक। पर वो क्वेश्चन ने नहीं कहा है। हाँ क्वेश्चन से आगे चलने की ज़रूरत नहीं है कि 4 उनकी तरफ से 1 हमारी तरफ से, ठीक है 4 बोला है, 4 तक का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर, बैलेंस शीट ऑन दैट डेट डिपिक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट पोजीशन ऑफ ब्रांच एज वुड अपीयर इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन मेन बैलेंस शीट। हाँ तो पहले तो कन्वर्ट कर दो, उसके बाद ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट भी। ओके हाँ सिर्फ ब्रांच का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट जो बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी? ब्रांच की ही बनेगी। शुरू करो भाई। कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस in rupees, conversion of trial balance in rupees. Particulars फिर US डॉलर्स, एक्सचेंज रेट, डेबिट एंड क्रेडिट। हेलो यस हाँ ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 US डॉलर्स एंड क्वेश्चन रिक्वायर्स कि आपको ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करते वक्त डेप्रीसिएशन को भी ट्रायल बैलेंस में लेना है। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 डॉलर की है। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी भाई? डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 10% है, 12,000 ना। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री करने से हाँ प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस 1,20,000 है वो 1,08,000 रह जाएगा और एक डेप्रीसिएशन अकाउंट खुल जाएगा कितना? 12,000। तो अब समझिए मैं यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस लूँगा वो 1,20,000 माइनस 12,000 कितना लूँगा? 1,08,000 और साथ में एक अकाउंट और लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। देखिए टोटल वही 1,20,000 है पर अलग अलग लिख दिए। हाँ एक्सचेंज रेट प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदा तब क्या रेट थी भाई? 38 और डेप्रीसिएशन पे भी सेम रेट ही लगती है जो प्लांट एंड मशीनरी पे लगती है। देखिए डेप्रीसिएशन हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हुआ, सब पे कौन सी रेट लगती है? डेट ऑफ परचेज वाली, ठीक है। हाँ जी देन नेक्स्ट यू हैव इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स। हाँ $8,000 है, 800 का डेप्रीसिएशन लगाओगे कितना बचेगा? 7,200 और साथ में एक और आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 800। हाँ इन पे भी रेट कौन सी लगानी है? 38। हाँ देखिए डेप्रीसिएशन को ट्रायल बैलेंस के अंदर डालने की हमारी इच्छा नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आप कहीं क्यों माथा पच्ची करो, आंसर तो वही रहेगा।
कि अगर आप पूरा 1,20,000 को 38 पे कन्वर्ट करके फिर डेप्रीशिएशन निकालो, या 1,02,000 अलग करो, 12,000 अलग करो, डेप्रीशिएशन INR में वही रहने वाला है। ओके, हाँ, कितना कितना वैल्यूज आया भाई? 41 लाख, 4,000, 4,56,000। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करते तो हम पूरा 1,20,000 को 38 पे कन्वर्ट करते, कितना आता भाई? 45,60,000। फिर इस पे 10% डेप्रीसिएशन लगाते, कितना आता? 4,56,000। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू वही है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट भी वही जाने वाला है। हाँ, फर्नीचर फिटिंग्स कितना हुआ? 2 लाख, और डेप्रीसिएशन 30,000। हाँ जी। देन नेक्स्ट वी हैव इज ओपनिंग स्टॉक, $56,000. Exchange rate at beginning of the year is 39 rupees. 21,84,000. Purchases 2,40,000. Average rate 40. 96 lakhs. Sales 4,16,000. Average rate 40. हाँ, क्रेडिट में लिखना भाई 1,66,40,000. Goods from head office $80,000. एक्चुअल्स, हाँ, INR में कितने का भेजा भाई उसने? 39,40,000. वेजेस ब्रैकेट में इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। हाँ, वेजेस आपको 2,000 दिया हुआ और 1,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग जोड़ूंगा तो वेजेस कितनी हो जाएगी? 3,000, और साथ में एक अकाउंट और खुल जाएगा, कौन सा? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। हाँ, अब वेजेस के लिए कौन सी वाली रेट काम में आएगी? एवरेज रेट विच इज़ 40। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? एसेट है, एक लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी कौन सी वाली है? मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है? मॉनेटरी है, फिक्स है भाई। अगर आप ये कहते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मॉनेटरी का मतलब जिसकी मनी वैल्यू फिक्स हो, कितने पैसे देने या कितने लेने हैं, तो फिक्स ही है। अच्छा, ये मॉनेटरी लाइबिलिटी है, ईयर एंड की, बैलेंस शीट में जाएगी। कौन सी वाली रेट काम में आएगी? क्लोजिंग। क्लोजिंग रेट कितनी है? 41। हाँ, आप कहीं ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जब जोड़ा है, वो 1,000 जो इसमें जोड़ा वो तो हो रहा है 40 पे, आउटस्टैंडिंग वाला अलग से लिख रहा हूँ, वो हो रहा है 41। डेप्रीसिएशन में प्रॉब्लम नहीं थी, आप कहेंगे दोनों 38 पे ही तो आ रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पर तो आप कहेंगे 1,000 इसमें गया, वो तो लिया 40 पे, और आउटस्टैंडिंग वाला ले रहे हैं 41 पे, यही रहेगा। और अपन एक काम करेंगे, अभी P&L अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको फिर से ये भी प्रूव करके बता दूंगा कि चाहे इस इफ़ेक्ट को आप लें चाहे नहीं लें, आपके नेट प्रॉफिट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर रहेगा तो ये 41 ही। रीज़न, ये बैलेंस शीट में जाना है, और बैलेंस शीट में 40 पे नहीं जा सकता, किस पे जाएगा? 41। और ये P&L का खर्चा है, इसलिए कौन सी रेट रहेगी? एवरेज। हाँ, कितना? 1,20,000। हाँ, ये क्रेडिट में लिखना भाई 41, डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखा है। नेक्स्ट, कैरेज। हाँ, कितना है भाई? 1,000। एवरेज रेट 40,000। सैलरीज 6,000। एवरेज रेट 40, 2,40,000। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 2,000। एवरेज रेट 40, 80,000। इंश्योरेंस
1000, एवरेज रेट 40,000. ट्रेड एक्सपेंसेस 1000, एवरेज रेट 40,000. हेड ऑफिस अकाउंट 1,14,000. हाँ, वो तो एक्चुअल पे करना है. 43 lakhs है. ट्रेड डेटर्स 24,000. क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा 41. क्रेडिटर 17,000, ये भी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा 41. हाँ करो भाई. 9,84,000 डेटर्स और क्रेडिटर्स 697. बैंक बैलेंस $5,000, 41, 2,05,000. कैश $1,000, 41, 41,000. ट्रायल बैलेंस में चेक कर लो भाई, जितने क्रेडिट साइड में चीज़ें हैं ना सब आ तो गई है ना. ये कोई क्रेडिट वाली डेबिट में नहीं लिख दी हो. ट्रायल बैलेंस में 3 थी, अपने 4 आनी चाहिए क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस नया लिया अपन ने. डेबिट साइड 2 crore 23, 2 crore 16 lakh 78, 21678. नहीं आ रहा ये. टू 23 नहीं आ रहा है, ये 78 आ रहा है. एक आध कोई कैरेज वैरेज को छूट गया होगा. हाँ जी. सो 223, 216. सो फॉरेन एक्सचेंज गेन, हाँ कितना, 7 लाख रुपीस. यस फिनिश्ड. हाँ, ट्रेडिंग पिनल अकाउंट शुरू करिए भाई. हाँ, आप ट्रेडिंग पिनल अकाउंट जब बनाएंगे, हाँ सॉरी एक लास्ट में एक और लिख लो ना, वो क्लोजिंग स्टॉक. हाँ इधर लिख रहा हूँ भाई मैं. क्लोजिंग स्टॉक हाँ कितना है, $52,000. क्लोजिंग रेट 41, 20, 21 लाख 32,000. हाँ जी. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, बाहर ही रखा है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 1 से 4 पॉइंट तक की थी, 5वें की नहीं थी. 5वें की अगर होती तो फिर अपन ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक इनको एडजस्ट करके पहले क्या निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज और फिर क्लोजिंग स्टॉक.
भाई या तो ये दो चीज़ें आएगी, ओपनिंग परचेज या फिर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग, ठीक है। हाँ, अब ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। हाँ, अब क्वेश्चन में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको यहीं से मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन वाले फिगर लेने भी नहीं गलती से, ये नहीं आधे तो यहाँ से उठा लो और आधे क्वेश्चन में से ले लो, मतलब डॉलर और रुपीस सब मिक्स कर दो आप। तो वी हैव द ओपनिंग स्टॉक 21,84,000, परचेजेस 96 lakhs, goods from head office 39,40,000, wages 1,20,000, carriage inwards 40,000, sales 166,40,000, closing stock 21 lakh, हाँ क्या हुआ, तो 1,20,000 में जुड़ा हुआ नहीं है क्या, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है। क्वेश्चन में देख रहे हो, किताब बंद कर दो, अभी बोला मैं क्वेश्चन में अब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट ब्रांच। 10 बार फॉरेन ब्रांच का आता है तो 1 बार इंडिपेंडेंट ब्रांच, और फॉरेन ब्रांच का कई बार सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन आता है, बस ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करके दे दो, पी&एल बैलेंस शीट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैं पर पी&एल बैलेंस शीट तो इस ट्रायल बैलेंस को देख के कोई भी बना सकता है, 11वीं वाला भी बना लेगा, तो काम तो वही वाला है ना अपना कोर्स का। तो हाँ जी, सो गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट 28,88,000, ग्रॉस प्रॉफिट 28,88,000, फॉरेन एक्सचेंज गेन 7 लाख। आप सारे खर्चे लिखो भाई। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी वाला 4,56,000, फर्नीचर फिटिंग्स 30,400, सैलरीज 2,40,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 80,000, इंश्योरेंस 40,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 40,000। आ गए भाई सारे खर्चे। So get the net profit. $27,01,600. ठीक है भाई। अब एक चीज़ समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा ये एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर चाहिए, डेप्रिसिएशन वाला, आउटस्टैंडिंग वाला। अगर नहीं करते तो भी अपना नेट प्रॉफिट यही आता, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? अगर मैं डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं लेता तो पूरे 1,20,000 को 38 पे कन्वर्ट करता। हाँ, अभी मैंने वैसे बताया भी था, 1,20,000 इंटू 38 कितना होता है आपका, कैलकुलेटर पे करो, 45,60,000, फिर 45,60,000। अच्छा, इन दोनों की टोटल भी जो है वो 45,60,000 ही है। उसका 10% डिप्रिसिएशन 4,56,000, वही लिख रहे। तो ट्रायल बैलेंस में चाहे डिप्रिसिएशन लाऊं चाहे नहीं लाऊं, आपके नेट प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में नहीं भी लाते तो भी नेट प्रॉफिट पे फ़र्क नहीं पड़ता।
आप कहीं उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको, कि ये इधर 40 पे जुड़ा, ये इधर 41 है, चेक करते हैं। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हटा देता हूँ मैं, तो फिर वेजेस भी 3000 नहीं, कितनी होगी 2000 इंटू 40, 80,000। अच्छा, इफेक्ट कितना आएगा फॉरेन एक्सचेंज गेन पे? इफेक्ट आएगा कि इधर से 40,000 कम हुआ तो ये -40 होएगा, ये -41 होगा, तो ये 7 लाख जो है ये कितना हो जाएगा? आपने कर ही लो ना भाई, ये 40 कम करोगे कितना होएगा? 38। ये कितना हो जाएगा? 37। 41 कम करोगे तो होता है भाई ऐसा। 699 नहीं है, 701 है, ठीक है। तो ये 7,01,000। तो यहाँ पर अब ये 7,01,000। आप कहीं फ़र्क पड़ा ना नेट प्रॉफिट पे? अभी रुको, हाँ, वेजेस इनर कॉलम 80,000, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 11-12 से करते आ रहे हैं। कौन सी वैल्यू लिखूँगा मैं यहाँ पे? 40,000 या 41,000? क्योंकि 1,000 आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में लेके जाना है, और बैलेंस शीट में एवरेज रेट नहीं आती, बैलेंस शीट में कौन सी आएगी? क्लोजिंग वाली। तो आप इंटू इसको तो 41 करना ही पड़ेगा। तो अब आप इंटू 41 करके कितना लिखोगे? 41,000। कितना हो जाएगा? 121। ये 1,000 से बढ़ा, तो प्रॉफिट जो अभी 88 आ रहा है ये 87 हो जाएगा। तो 28, 87, ये 1,000 कम हुआ, इधर गेन 1,000 बढ़ा, आपका फाइनल नेट प्रॉफिट वही रहेगा। इसको अगर दूसरे तरीके से समझाऊँ ना, बैलेंस शीट की चीज़ें तो फिक्स है कि मॉनेटरी एसेट्स क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी डेट ऑफ परचेज। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जब ये सब चीज़ें फिक्स है तो बैलेंसिंग फिगर जो आपका कैपिटल अकाउंट आना है, या मैं ये कह दूँ नेट प्रॉफिट प्लस कैपिटल अकाउंट आना है, वो तो सेम ही रहना चाहिए। तो इसलिए अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका फाइनल प्रॉफिट वही रहता है। ओके। अच्छा, अपन ने जो ये डिस्कशन किया ना कि सेल्स को, परचेज को एवरेज रेट पे ले लो, एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे ले लो, ये एएस कहता ही नहीं है। एएस तो ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उस दिन की रेट पे लो। इसका मतलब सेल्स जो है साल भर आपने करी, हर रोज़ जो जो सेल्स हुई उस दिन की रेट पे लो। आपने कहा इतनी माता बच्ची कौन करेगा, एवरेज पे कर लो। तो आप कहेंगे पर एवरेज से करूं वर्सेस रोज वाली रेट लूँ, कुछ फ़र्क आएगा? वी एग्री, फ़र्क आएगा। मान लीजिए अगर आप ये सेल्स को एवरेज पे नहीं लेकर के एग्जैक्ट रेट पे लेते, तो सपोज ये 1,66,40,000 के बजाय 1,66 लाख आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 40,000 कम होता तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 40,000 बढ़ेगा। अच्छा, दोनों का डेस्टिनेशन क्या है? P&L अकाउंट। सेल्स भी यहीं आनी है, फॉरेन एक्सचेंज गेन भी यहीं आना है, इसीलिए घूम फिर के आपका नेट प्रॉफिट जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। याद हो तो AS 11 में भी अपन ने डिस्कशन किया था, उसमें भी एक ऑप्शन था ना, एवरेज रेट ले लो। अब मैंने कहा एवरेज रेट ले हो चाहे डेट ऑफ परचेज वाली आप सेल वाली ले हो, आपके नेट प्रॉफिट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना आप सेल्स की वैल्यू चेंज करते हो उतना ही आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जितना आप एक्सपेंसेस की वैल्यू चेंज करोगे उतना गेन भी क्या होगा? चेंज होगा। हाँ, पर बैलेंस शीट वाले आइटम में तो हम कुछ ऑप्शन नहीं कि बैलेंस शीट वाले आइटम तो मॉनेटरी को कंपलसरीली किस पे लेना है? क्लोजिंग। नॉन मॉनेटरी को कंपलसरीली किस पे लेना है? डेट ऑफ परचेज। तो उसमें तो कोई हमारे पास ऑप्शन है भी नहीं। जो ऑप्शन है वो आप कहेंगे सेल्स परचेज इनमें है, तो इनमें मैं चाहे एवरेज रेट लूँ चाहे एग्जैक्ट रेट लूँ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली, द आंसर रिमेन्स द सेम। इसीलिए इस चैप्टर में हम एएस का जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक एक दिन की रेट ले लूँ। वी जस्ट अप्लाई P&L वाले आइटम्स के लिए एवरेज रेट। हाँ, P&L के सारे आइटम्स के लिए एवरेज रेट नहीं है, डेप्रीशिएशन के लिए एवरेज रेट नहीं है, डेप्रीशिएशन के लिए डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है। और अगर मैं ये आउटस्टैंडिंग वेजेस को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लाता तो इवन आउटस्टैंडिंग के लिए भी डेट ऑफ परचेज एवरेज रेट नहीं, कौन सी रेट लग रही है? क्लोजिंग रेट। अच्छा, रीज़न क्या है
ईयर एंड का है। अच्छा एक चीज़ और, AS11 के हिसाब से भी सोचें, वेजेस जिस जिस दिन किया उस दिन की रेट पे कन्वर्ट करो, तो ईयर एंड की आउटस्टैंडिंग वेजेस वैसे भी किस पे होनी चाहिए, क्लोजिंग रेट, तो इसलिए यहाँ पे आनी भी किस पे चाहिए, क्लोजिंग पे। पर अगर मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर ले रहा हूँ, मैं कहाँ इतना ध्यान रखूँगा कब कब की वेजेस कौन कौन सी है, तो मैंने टोटल वेजेस को क्या कर दिया, एवरेज पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग पे कर दिया, अपने आप आपका नेट प्रॉफिट एडजस्ट होकर आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब बैलेंस शीट भी पूछिए, बना लो भाई। लायबिलिटी साइड हेड ऑफिस अकाउंट कितना है, 43 लैक्स। देखिए सिर्फ अगर ब्रांच की बैलेंस शीट बनाऊंगा, ब्रांच में कैपिटल अकाउंट तो होता नहीं है, ब्रांच में तो हेड ऑफिस ने जो पैसा लगाया है वही ब्रांच के लिए क्या है, कैपिटल की तरह है। देन नेट प्रॉफिट 27,01,600, क्रेडिटर्स 6,97,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 41,000, प्लांट एंड मशीनरी 41,04,000, फर्नीचर फिटिंग्स 273,600, डेटर्स 984, बैंक बैलेंस 2,05,000, कैश 41,000, क्लोजिंग स्टॉक 21,32,000। हाँ अच्छा, ये प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में आफ्टर डेप्रिसिएशन ही है, इसलिए इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होएगा। चेक करो भाई। Yes, finished? हो गया? Next question, question 26. देखिए, हाँ जी, 26 question. S&M Limited Bombay has a branch in Sydney, Australia. At the year end 31st March 19, following ledger balances have been extracted from books of Bombay office and Sydney office. हेड ऑफिस भी दिया है, ब्रांच भी दिया है। बॉम्बे रुपीज़ इन थाउजेंड, सिडनी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन थाउजेंड्स। ओके, शेयर कैपिटल, हाँ ये ब्रांच में होनी ही नहीं है, तो इसलिए वो सोचने की ज़रूरत नहीं कि रेट कौन सी लगाएंगे। रिजर्व सरप्लस, ये भी हेड ऑफिस में ही होगा। लैंड, हाँ ब्रांच में खैर है नहीं, क्वेश्चन में है। बिल्डिंग, ये भी ब्रांच में नहीं है। बिल्डिंग का प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन कह दो, चाहे रिज़र्व कह दो, हाँ ये भी खैर हेड ऑफिस में ही है। पर अगर ब्रांच में होता तो कौन सी रेट लगती, बिल्डिंग पे, चाहे डिप्रिसिएशन हो चाहे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो, सब पे डेट ऑफ परचेज। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट
हाँ, ये ब्रांच में भी है। कौन सी रेट लगेगी? डेट ऑफ परचेज। प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, ये भी डेट ऑफ परचेज। डेटर्स क्रेडिटर्स, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, हाँ, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में स्टॉक रिजर्व पड़ा है। ये कौन सा वाला है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है? क्यों, अभी तक पैनल तो बना ही नहीं है, तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है। क्या करेंगे, इस बार के पैनल में क्रेडिट हो जाएगा और वापस क्लोजिंग नया अपने को बनाना रहेगा। कैश एंड बैंक बैलेंस, हाँ, क्लोजिंग रेट। परचेज सेल्स एवरेज, गुड्स सेंट। ध्यान दीजिए, बॉम्बे में 100 क्रेडिट है, सिडनी में 5 डेबिट है। तो बॉम्बे ने जो भेजा उसकी रुपी वैल्यू 100 है और उधर डॉलर वैल्यू 5 है, तो 5 की रुपी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, वेजेस सैलरीज एवरेज रेट, रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस एवरेज, कमीशन इनकम है एवरेज। ब्रांच हेड ऑफिस करंट अकाउंट, हेड ऑफिस में 120 डेबिट है, ब्रांच में 7 क्रेडिट है, तो 7 क्रेडिट की रुपी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। हाँ, अगर कोई ट्रांजिट वाले एडजस्टमेंट नहीं हो तो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक मार्च 19 ईयर एंड में बॉम्बे 1,50,000, सिडनी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3125। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी रेट लगाएंगे? क्लोजिंग। हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ठीक है, मतलब इनवॉइस प्राइस का 20% हो गया, तो ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उस पर हेड ऑफिस स्टॉक रिजर्व बनाएगा 20% से। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। Depreciation is provided on building 10%, plant and machine 20% on WDV. You are required. Convert trial balance in rupees using following rates: opening rate, closing rate, average, and then for fixed assets. Prepare trading and profit and loss accounts. क्योंकि हेड ऑफिस भी दिया है ना, तो 2 कॉलम वाला हो जाएगा ट्रेडिंग पेनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हाँ, बैलेंस शीट नहीं पूछी है, उसका रीज़न है क्योंकि अगर पहले ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने का टाइम, फिर ट्रेडिंग पेनल बनाने का, फिर बैलेंस शीट, 10 नंबर में इतना आ नहीं सकता। भाई एग्जामिनर भी तो वेटेज रखेगा ना भाई, कि कितना टाइम किस में लगने वाला है, और अगर सब आ जाए तो फिर ये देख लेना 10 का हो तो अपने पहले करना नहीं है, हैं भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ, शुरू करिए भाई। पहले कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस, सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और सारे रुपीज़ इन थाउजेंड्स में। ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी थाउजेंड्स में हैं, रुपीज़ भी थाउजेंड्स में ही है, तो अपने को रुपीज़ में कन्वर्ट करने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी 200। हाँ, एक्सचेंज रेट क्या है भाई प्लांट एंड मशीनरी के लिए? 18। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जी? है जी? हाँ, देन डेप्रिसिएशन प्रोविज़न 130, उस पर भी 18 रुपीज़। हाँ, कितना आएगा भाई? 2340। डेटर्स 60, क्रेडिटर्स 30। हाँ, डेटर क्रेडिटर पे क्लोजिंग रेट 24 है। वन 144,720। ओपनिंग स्टॉक
ब्रांच में 20 का है और ओपनिंग रेट भी 20 है, इट कम्स टू 400। हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस ब्रांच में 10 है, हाँ, क्लोजिंग रेट 24 240। परचेजेस और उसके बाद सेल्स, हाँ, परचेज कितनी है भाई 20, सेल्स है 123, एवरेज रेट 22 है तो 440। हाँ, सेल्स का अमाउंट कितना हो जाएगा 2706। गुड्स रिसीव्ड ब्रांच को 5 का मिला है, हाँ, इसमें तो कोई रेट लगती नहीं, एक्चुअल और हेड ऑफिस ने भेजा वही ब्रांच को मिला होगा 100। वेजेस एंड सैलरीज 45, एवरेज रेट 22। ठीक है, रेंट 12, एवरेज रेट 22। ऑफिस एक्सपेंस 18, कमीशन 100, एवरेज रेट, हाँ, कमीशन इनकम भी एवरेज रेट पे ही जाएगा। हेड ऑफिस अकाउंट ब्रांच में 7 है और हेड ऑफिस के अंदर 120 है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना है। ब्रांच के क्रेडिट में है तो ये ब्रांच का ही ट्रायल बैलेंस वापस रुपीज़ में बना रहे हैं, तो रहेगा तो क्रेडिट में ही, वैल्यू हेड ऑफिस वाली काम आ जाएगी। हाँ भाई, सब हो गया। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 80 और ये 7870, लॉस 216, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3125 थाउजेंड्स में नहीं है, 3125 ही है, यानी कि 3.125। भाई बाकी सब चीज़ें थाउजेंड्स में है और एग्जामिनर जान करके यही करता है। भाई हेड ऑफिस वाला भी 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है और थाउजेंड्स में बनाओगे 3 जीरो कम करके लिखना है। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी थाउजेंड्स में है पर नीचे 3125 डॉलर ही दिया हुआ है, तो थाउजेंड्स में कितना हुआ 3.125। हाँ, इसको आप क्लोजिंग रेट 24 से मल्टीप्लाई करो 75। भाई नहीं तो क्या होगा 75,000 करके, क्या हुआ, हाँ, एसेट होती है इसलिए लिख दिया। वैसे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर तो लिख नहीं रहा हूँ ना, ट्रायल बैलेंस तो यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने क्रेडिट में लिख दिया था पहले। हाँ भाई, हो गया, शुरू करो। अभी मैं पहले सॉल्व करा दूँ फिर दे दूँगा, टाइम कम है। हाँ हाँ जी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स
2 कॉलम वाले, हेड ऑफिस, ब्रांच। हाँ, बी वेरी केयरफुल। ये वाले क्वेश्चन में हेड ऑफिस वाले अमाउंट्स तो क्वेश्चन में से उठाने हैं और ब्रांच वाले अमाउंट्स इस ट्रायल बैलेंस से उठाने हैं। ये नहीं वो भी क्वेश्चन में से उठा लो। सो ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस कितना था भाई? 100। और ब्रांच वाला ओपनिंग स्टॉक यहाँ से लीजिएगा कितना? 400। परचेजेस हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में 240 और ब्रांच में 440। सेल्स हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में 520 और ब्रांच के अंदर 2706। गुड सेंट हेड ऑफिस 100, इधर गुड्स रिसीव्ड ब्रांच में भी 100। क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस 150, ब्रांच 75। वेजेस एंड सैलरीज, हाँ हेड ऑफिस में कितना है और ब्रांच में 990। जीपी निकाल लो भाई। $951 ब्रांच, ब्रांच में 355। कमीशन हेड ब्रांच 2200, हेड ऑफिस में कमीशन कितना है? 256। ना एक्सपेंसेस में रेंट, हाँ ब्रांच में रेंट है 264, हेड ऑफिस में रेंट नहीं है ना। ऑफिस एक्सपेंस ब्रांच इज 396, हेड ऑफिस में कितना है भाई ऑफिस एक्सपेंस? 25। हाँ खर्चे तो सब आ गए। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन लिखा है बिल्डिंग पे 10%, प्लांट एंड मशीन 20% ऑन WDV। बी वेरी क्लियर, कॉस्ट पे नहीं WDV पे लगाना है। ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस में बिल्डिंग 1000 की कॉस्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन 200 है। WDV कितनी हो गई भाई? 800। 800 पे 10% 80, ब्रांच में तो है ही नहीं। प्लांट एंड मशीनरी हेड ऑफिस में 2500 की कॉस्ट है, 600 का पहले से डेप्रिसिएशन है, तो कितना हो गया भाई? 1900। 1900 पे 20% 380। और ब्रांच में ये कॉस्ट है और ये डेप्रिसिएशन है, तो WDV कितनी हो गई? 1260। हाँ उस पर 20% 252। हाँ और क्या क्या खर्चे लिखने हैं भाई? एक वो MD की सैलरी ली हुई है, कितनी? 75 है, 25 है। हेड ऑफिस में खर्चा एक और है ना, सॉरी 30, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी। हाँ और कोई खर्चा जो सिर्फ हेड ऑफिस में हो। हाँ अब एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, कितना? 5%। सो 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हेड ऑफिस में डेटर्स कितने हैं भाई? 280, 5% विल बी 14। ब्रांच में डेटर्स ये रहे 1440, 5% विल बी 72। So get the net profit. है जी? हाँ एक मिनट सॉरी हाँ 2 चीज़ें बाकी है अभी तो। फॉरेन एक्सचेंज लॉस 216। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस में
4 था। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, हाँ ब्रांच में स्टॉक कितना है भाई 75 इंटू 20%, get the net profit. ब्रांच का 18, बस मतलब कमा के तो ब्रांच ही दे रही है। चलो भाई होमवर्क लिख लो अब। एटीनथ दिया था आप लोगों को करने के लिए, कल डिस्कस करेंगे और क्या है। फिर 19, 20, लास्ट वाला 21, वो 20 लिखा हुआ है 21 कर दो उसको, हैं बस अब और क्या है। हाँ सारे कल बस अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच, आज क्लास है ना आप लोगों के, क्लास है तो ऐसे जोर से बोलो ना तभी ख़त्म कर लूँ ना, अभी तो टाइम है ना, फिर आधा घंटा, तो लास्ट क्वेश्चन करके ख़त्म कर दें चैप्टर। तो क्या हो गया, कर लेंगे कल। कल कोर्स थोड़ी ख़त्म कर रहा हूँ मैं, चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ, एक चैप्टर और है। तो भी 1 घंटा पढ़ाऊँगा तो सही ना, उसमें से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का भाई, फिक्स है 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 ख़त्म हो जी काम, कल कोर्स ख़त्म। हाँ 27 क्वेश्चन देखो, मून स्टार हैज़ अ ब्रांच एट वर्जीनिया USA। द ब्रांच इज, अंडरलाइन करिएगा, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ मून स्टार। हाँ नॉन इंटीग्रल का मतलब बैलेंस शीट की सारी चीज़ें, चाहे मॉनेटरी है चाहे नॉन मॉनेटरी है, क्लोजिंग और पीनल की सारी चीज़ें एवरेज, मतलब 2 ही रेट काम में लेनी है, एक क्लोजिंग और एक एवरेज। जबकि इंटीग्रल में 3 रेटें काम आती है अपनी, क्लोजिंग, एवरेज और डेट ऑफ परचेज वाली। यहाँ वो डेट ऑफ परचेज वाली काम नहीं आएगी, ओके। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली पीएनएल में जो कुछ भी आएगा, सुनेगा ध्यान से, चाहे वो आउटस्टैंडिंग वेजेस आए, चाहे डेप्रिसिएशन आए, चाहे ओपनिंग स्टॉक आए, चाहे क्लोजिंग स्टॉक आए, चाहे परचेज आए, चाहे सेल्स आए, सब एवरेज पे चाहिए। और बैलेंस शीट में हर चीज़ क्लोजिंग पे चाहिए। इस मतलब पीएनएल में मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए एवरेज पे, और बैलेंस शीट में वही क्लोजिंग स्टॉक चाहिए क्लोजिंग पर। ऐसा करोगे कैसे, ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। पीएनएल में आउटस्टैंडिंग वेजेस जब ऐड करूँगा एवरेज चाहिए, और बैलेंस शीट में वही आउटस्टैंडिंग वेजेस क्लोजिंग पे चाहिए, हैं जी। नहीं, पीएनएल में मेरे को एवरेज पे ही लिखना है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग पे लिखना है। अच्छा, पीएनएल में अगर मैं ऐड आउटस्टैंडिंग, वो अभी था ना 41,000 करूँ, 40,000 करूँ, बैलेंस शीट में 41 लिखूँ, बैलेंस शीट मिलेगी ही नहीं। तो इसके लिए इसका इलाज क्या है, सिंपल। अपन ने अभी वो जो पिछला क्वेश्चन किया, एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4 को ट्रायल बैलेंस में ले। अगर नॉन इंटीग्रल से सॉल्व करना है तो ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए,
हर चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर ले लो। ट्रायल बैलेंस के अंदर लेने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस के अंदर लो, और क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के अंदर लोगे तो मैं ओपनिंग स्टॉक परचेज ये लिखने के बजाय क्या लिखूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ आएगा, P&L में। क्लोजिंग स्टॉक फिर सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। मतलब मेरे को ऐसी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं जो P&L में भी एडजस्ट करनी है और बैलेंस शीट में भी एडजस्ट करनी है और एडजस्टमेंट में रख दूँ। हर चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर ले आओ। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ले आओगे तो अपने आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड P&L में एवरेज पे चला जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में क्लोजिंग पे चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ले आओगे तो वेजेस के अंदर जुड़ेगा, और वेजेस कौन सी रेट पे जाएगा, एवरेज, वो तो अभी अपन ने किया ही था। और आउटस्टैंडिंग वेजेस किस पे चला जाएगा, क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन को ट्रायल बैलेंस के अंदर ले लो तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट की WDV कम कर दोगे। अच्छा, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में कौन सी रेट पे जाएगी, क्लोजिंग। और डेप्रिसिएशन P&L में कौन सी रेट पे आना है, इसमें एवरेज। मतलब यहाँ पर वो रिलैक्सेशन है ही नहीं कि नहीं नहीं एक आध चीज़ तो चल जाएगी, नो, सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, एक हेड ऑफिस अकाउंट और एक गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस। बाकी सब चीज़ें P&L बैलेंस शीट में एवरेज और क्लोजिंग रेट पर ही चाहिए, तो इसलिए एडजस्टमेंट कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन दोनों लिखा, पर इंटीग्रल में तो दोनों ही किस रेट पे कन्वर्ट होते हैं, डेट ऑफ परचेज। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कौन सी रेट पे कन्वर्ट होगा, क्लोजिंग। भाई आपको बस ये याद रखना है P&L का आइटम है या बैलेंस शीट का आइटम है। P&L का आइटम है एवरेज रेट, बैलेंस शीट का आइटम है क्लोजिंग रेट, और लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंस शीट में जाएगा। किस नाम से, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो देखिए अब ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल एंड, चलो पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, हाँ एडजस्टमेंट कर देंगे। डेप्रिशिएट ऑफिस फर्नीचर, इक्विपमेंट, फर्नीचर 10% ऑन WDV वैल्यू, तो ये डेप्रिसिएशन को भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ले जाना है। हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच 1580, हेड ऑफिस शोज अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक 21,500 है। देयर इज नो इन ट्रांजिट आइटम्स एट बिगनिंग और एंड ऑफ द ईयर। अप्रैल 1/16 जब फिक्स्ड एसेट खरीदी थी रेट वॉज 43, अप्रैल 1/18 ओपनिंग रेट 47, क्लोजिंग रेट 50, एवरेज रेट 45। आप कहेंगे फिर ये ओपनिंग रेट और फिक्स्ड एसेट वाले रेट दी क्यों हैं? भाई कोई तो इंटीग्रल से भी सॉल्व करके इंस्टीट्यूट की कमाई बढ़ाएगा। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिवन कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू रुपीस। हाँ, सिर्फ ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने का ही काम करना है। तो शुरू करिए, पहले एक नोट लिखिए। सिंस इट इज़ नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, since it is non-integral operation, so only two rates are used, only two rates are used. Average rate for P&L items and closing rate for balance sheet items, and closing rate for balance sheet items. So, therefore, all adjustments have to be incorporated in trial balance. Therefore, all adjustments have to be incorporated in the trial balance. तो सारे एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर अपने को क्या करना है, इनकॉर्पोरेट कर लेना है। ऑल एडजस्टमेंट्स हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस के अंदर ले लोगे, हर चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गई। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर चार ही चीज़ें होती है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो इनकम एक्सपेंस एवरेज पे कन्वर्ट हो जाएगी और एसेट्स लायबिलिटीज क्लोजिंग पे। तो अपने आप वो जो मैंने आपको बोला कि ये कैसे करेंगे, उसका इलाज यही है, बाहर मत रखो। क्योंकि अगर बाहर रख दिया तो बाहर का मतलब क्या होता है, वेजेज आउटस्टैंडिंग। हम जनरली कहते हैं उसका डबल इफेक्ट होगा, एक तरफ P&L दूसरी तरफ बैलेंस शीट, तो वो यहाँ पे फिर बैठेगा नहीं। आप उसको अंदर ले आओ, मतलब वेजेस में जोड़ दो, तो वेजेस के अंदर तो किस पे आ जाएगा, एवरेज, और
उसमें किस में आ जाएगा, क्लोजिंग, और उसका इफेक्ट अपने आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर चला जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहला है ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ, कितना दिया हुआ भाई, $48,000 है। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% है ना, तो $, 10% डेप्रिसिएशन लेस करके कितना हो जाएगा भाई, 43,200, और साथ में एक आ जाएगा डेप्रिसिएशन 4,800। अब एक्सचेंज रेट पे ध्यान दीजिए, क्लोजिंग रेट है 50, एवरेज थी 45, तो ये ऑफिस फर्नीचर तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा, और ये किस पे कन्वर्ट होगा, एवरेज रेट पे। मैं जान करके ब्रैकेट में लिखा भाई क्लोजिंग और एवरेज, क्योंकि नॉन इंटीग्रल है। बैलेंस शीट में जो भी जाना है एसेट लायबिलिटी, क्लोजिंग रेट, पीएनएल में जो कुछ भी आना है एवरेज रेट, तो दोनों पे अलग अलग रेट अप्लाई हो गई अपने आप ही। और ये अगर मैं इसको पूरा 48 ले लेता, पूरा 48 पे कौन सी रेट लगा देता, क्लोजिंग, फिर उस पर 10% डिप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज करता, तो वो भी इनडायरेक्टली किस पे चला जाता है, क्लोजिंग पे, जबकि मुझे पीएनएल में डिप्रिसिएशन किस पे चाहिए, एवरेज पे। देन फर्नीचर, हाँ कितना है भाई, 3,200 माइनस 320 कर दूँ, कितना हो जाएगा, 1880, 10% है ना, क्या हुआ, अच्छा सॉरी 2880, और ये 320, इस पे रेट क्लोजिंग, इस पर एवरेज। अब ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, इनके बजाय मैं क्या लिखूंगा भाई, एडजस्टेड परचेज, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई, 22,400, परचेज 96,000, और क्लोजिंग स्टॉक 21,500। हाँ, इन तीनों का नेट अमाउंट कितना होता है, 96,900, और साथ में अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक 21,500। अच्छा, अब आप चेक कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट आपको ओपनिंग स्टॉक परचेज दिया हुआ था उसकी टोटल, और ये एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की टोटल सेम ही है भाई, टोटल अमाउंट तो वही है। अच्छा, अब देखिए, इसमें परचेज आ गया, इसमें ओपनिंग भी आ गया, इसमें क्लोजिंग भी एडजस्ट हो गया, ये सब किस पे कन्वर्ट होगा, एवरेज। और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट वाला है, किस पे कन्वर्ट होगा, क्लोजिंग। और ये अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बाहर रख लूँ तो फिर वो पीएनएल अकाउंट का मामला बैठेगा नहीं। अच्छा, आपका ये इंटीग्रल में ये सब जमेला करने पे नेट प्रॉफिट चेंज नहीं होता था, कारण वहाँ पे गेन लॉस भी पीएनएल में जाता था। यहाँ पर अगर मैं ये सब नहीं करूँ तो नेट प्रॉफिट अलग आएगा। रीज़न, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस पीएनएल में नहीं जा कर के कहाँ इकट्ठा होता है, बैलेंस शीट में। हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव ए सेल्स। हाँ, सेल्स कितना है, 166,400, कौन सी रेट लगेगी, एवरेज 45 रुपये। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 32,000, हाँ इस पर कोई रेट नहीं लगानी है, एक्चुअल्स। हाँ, हेड ऑफिस ने कितने का भेजा है भाई, 15,80,000। सैलरीज इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ 400 आउटस्टैंडिंग है, 3200 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 3600, और साथ में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। हाँ, सैलरी तो कन्वर्ट होगा एक्सपेंसेस एवरेज रेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी किस पे कन्वर्ट होगा, क्लोजिंग रेट्स। देन वी हैव कैरेज इनवर्ड्स, कितना है भाई, 400, एवरेज रेट 45, रेंट 800, एवरेज रेट 45, इंश्योरेंस 400, एवरेज रेट 45, ट्रेड एक्सपेंसेस 400, एवरेज रेट 45,
हेड ऑफिस अकाउंट, हाँ ये एक्चुअल पे कन्वर्ट होगा, और हेड ऑफिस की बुक्स में कितना है भाई, 20,50,000। डेटर्स 9,600, क्लोजिंग रेट 50। क्रेडिटर्स 6,800, क्लोजिंग रेट 50। बैंक बैलेंस 2,000, क्लोजिंग रेट 50। कैश 400, क्लोजिंग रेट 50। तो बस नॉन इंटीग्रल का आ जाए, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट जितने भी दिए हैं सब ट्रायल बैलेंस के अंदर ले आओ। कुल मिला के इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मल्टीपल यूजेस हर जगह काम आ जाता है। जहाँ ट्रायल बैलेंस आया वो याद है ना लेक्चर भाई, ट्रायल बैलेंस देख के पता लग जाना चाहिए। एक तो स्टेज 1, 2, 3 वाला पॉइंट, उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है। आ जाए मल्टीप्लाई करिए, डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखिएगा। हाँ, और इसका इलाज यही है सिंपल सा, जो जो चीज़ें क्रेडिट वाली है ना, भले आप मल्टीप्लाई लास्ट में करो, क्रेडिट वाले में डेबिट साइड में डैश लगा दो, ठीक है, ताकि वहाँ पे नहीं लिखोगे, बाकी सब तो डेबिट साइड में लिखना ही है। यस आ जाए, सब कर दिया क्या मल्टीप्लाई डिवाइड? हाँ, डेबिट साइड की टोटल 78। वन करोड़ पे जा रही है, 1 करोड़ 1 करोड़ 4,01,900 98,000 नहीं आ रहे हैं दो क्यों? आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सेल कितनी आई भाई, चलो बोलो? 74,88,000। और क्या क्या है क्रेडिट के अंदर? तो सेल्स आ गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, हेड ऑफिस, हाँ क्रेडिटर 340, बस यही है। तो देखो भाई आ रहा है 98 तो, हाँ डेबिट वाला सबके मिल ही गया है। हाँ ठीक है। सो फॉरेन करेंसी
ट्रांसलेशन, भाई फॉरेन करेंसी को ट्रांसलेट करने पे रिजर्व बना, हाँ क्रेडिट साइड 5 लाख, और ये कहाँ पहुँच जाएगा भाई, बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर नॉन इंटीग्रल का क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है कि ट्रायल बैलेंस में जितने एडजस्टमेंट्स दिए हैं सबको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर ले आइए, तो उसके बाद अपने आप हर चीज़ एवरेज और क्लोजिंग पे कन्वर्ट हो जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, और ये बैलेंस शीट में आएगा, हैं राइटिंग ऐसी है भाई, क्या करें, तब तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे पढ़ने की। ठीक है भाई, तो आज अब ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना।